स्वागत करते हैं हम हिस्ट्री बाय चीनी इस चैनल के इस श्रृंखला में। आज हम प्राचीन भारत से संबंधित टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, जो प्राचीन भारत से संबंधित शब्दावलियां और धारणाएं हैं, उनमें से कुछ एक शब्दावलियों को हम लेना चाहेंगे। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए पहले सेमेस्टर के परीक्षाओं के लिए और सिविल सर्विसेज परीक्षाओं से के साथ साथ और भी बहुत से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो लीजिए, आज हम सबसे पहले बात करते हैं गोपति के बारे में। गोपति, गो का मतलब है पशु और पति का अर्थ है रक्षक। तो गोपति का शाब्दिक अर्थ हुआ पशुओं का स्वामी या पशुओं का रक्षक। वैदिक काल में राजा को गोपति कहा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया तो उन्होंने अपने छोटे कबीलाई राज्य स्थापित कर लिए थे। राजा का मुख्य कर्तव्य अपनी प्रजा के जीवन और संपत्ति तथा उनके मवेशियों की रक्षा करना था। इस दौरान पशुधन के अधिकार के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी गईं। पशुओं की रक्षा करना और उनकी संख्या बढ़ाना भी राजा का कर्तव्य था। ऋग्वेद में राजा को गोपति जनक से कहा गया है। इसके बाद अब हम बात करेंगे भूपति की। भूपति, भू का अर्थ भूमि या क्षेत्र। तो जैसे जैसे राजा की स्थिति संगठित होती गई, उसकी स्थिति भी काफी शक्तिशाली हो गई। अब उसके राज्य का बहुत विस्तार होने लगा था। वह ज्यादा से ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र पर अपना प्रभाव और अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास करने लगा। उसकी प्रशासनिक शक्तियां बढ़ गईं। अब वे न केवल पशुओं के पालक थे, बल्कि समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए भी प्रयास करने लगे। उन्होंने राज्य के हर संसाधन के विकास के लिए काम करना शुरू किया। परंपराओं, समारोहों और धार्मिक संस्थानों के संरक्षण ने उनकी वैधता को मजबूत किया। इससे उन्हें प्राचीन भारत में राजनीतिक और धार्मिक शक्ति का प्रतीक बना दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बदलते परिवेश में अपनी राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय शक्तियों के साथ साथ सांस्कृतिक संरक्षण के कारण वे गोपति के पद से बहुत ऊपर उठ गए। अब हम बात करेंगे विदत। ये एक और शब्दावली है। यह वैदिक काल के में बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। इसकी बैठकों में कबीले के सभी सदस्य भाग लेते थे। ऋग्वैदिक काल में इसका महत्व इस तथ्य से सिद्ध होता है कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख 122 बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में यद्यपि इसका महत्व कम हो गया था, फिर भी अथर्ववेद में इसके उल्लेख सभा और समिति से ज्यादा बार हुआ है। यह वैदिक काल में कबीले के सदस्यों की सभा थी, जो धार्मिक रस्में मनाने, हर प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समागम मनाने, युद्ध और शांति संबंधी विषयों पर विचार करने तथा युद्ध के दौरान लूटे सामान को बांटने के लिए इकट्ठे होते थे। विदत का नेतृत्व राजा करता था तथा पुरोहित महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उसकी सहायता करता था। विदत में महत्वपूर्ण नियम बनाए जाते थे तथा इन्हें लागू भी किया जाता था। इसमें
कबीले के सभी सदस्य भाग लेते थे। विदत की बड़ी विशेषता थी कि इसके सदस्य परस्पर सहयोग से कार्य करते थे। आगे जनपद। ऋग्वेद में जनपद का कोई उल्लेख नहीं मिलता। जनपद से भाव कबायली व्यवस्था है। वैदिक काल के आरंभिक दौर में आर्य कई प्रकार के जत्थों में संगठित हुए थे, जो संयुक्त रूप से शिकार करने, भोजन इकट्ठा करने तथा पशुओं को चराने के प्रयास करते थे। वैदिक साहित्य में जनपद का पहली बार उल्लेख ब्राह्मण साहित्य में मिलता है, जिनकी रचना 8वीं 7वीं ईसा पूर्व में हुई थी। इस काल में लोहे के शस्त्र तथा औजार बनाए जाने लगे, जो शिकार और युद्ध में बहुत सहायक सिद्ध हुए। उत्तर वैदिक काल में जनपद अपनी भाषा और संस्कृति के साथ एक राजनीतिक इकाई बन गया। पाणिनि ने 450 ईसा पूर्व में 19 एक राज जनपदों का उल्लेख किया है। जनपद के प्रमुख को विभिन्न स्रोतों में अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में इन्हें जनपदिन कहा है, जबकि महाभारत ने इन्हें जनपदेश्वर और जनपदस्य ईश कहा है। रामायण में इन्हें जनपदाधिप कहा गया है। जनपदों की संख्या के संबंध में भी विद्वानों में काफी मतभेद है। कई ग्रंथों में इनकी संख्या 32 दी गई है, जबकि पुराणों में 175 जनपदों का उल्लेख मिलता है। पाणिनि के अनुसार जनपद दो प्रकार के थे, एक राज और संघ। एक राज वो है जहां एक ही शासक शासन करता था, जबकि संघ में कई राजा होते थे, जैसे कि वैशाली का गण राज्य। एक राज जनपदों की संख्या 19 दी गई है, परंतु संघों की संख्या निश्चित नहीं है। अब आगे है महाजनपद। महाजनपद संस्कृत के दो शब्दों महान और जनपद से मिलकर बना है। महान का अर्थ है बड़ा और जनपद का अर्थ है राज्य या राष्ट्र। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत अनेक राज्यों में बंटा हुआ था। बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय ने ऐसे 16 महाजनपदों का उल्लेख किया है। ये महाजनपद उत्तर पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में अंग तक और उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक फैले हुए थे। इनमें से अधिकांश राजतंत्रीय राज्य थे, जबकि कुछ गणराज्यों का भी वर्णन मिलता है। समकालीन स्रोतों के आधार पर कहा जा सकता है कि इन राज्यों की शासन व्यवस्था लगभग एक जैसी थी। प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक महाजनपद को विश, नगर और ग्राम में विभाजित किया गया था। राजा प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता देता था और इस उद्देश्य से उसने विभिन्न विभागों के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की थी। ये मंत्री उसकी परिषद के सदस्य थे तथा इन्हें पारिषद कहा जाता था। शासन व्यवस्था में न्याय को विशेष महत्व दिया गया। कानून का मुख्य आधार वेद और धर्मशास्त्र थे, लेकिन इस युग में न्याय समानता के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर होता था। उदाहरण के लिए, एक ही अपराध करने पर ब्राह्मण को अक्षत्रिय से कम सजा दी जाती थी और अक्षत्रिय को वैश्य से कम सजा मिलती थी।
शूद्रों को सबसे अधिक दंड भोगना पड़ता था। उस समय चोरी, हत्या और व्यभिचार गंभीर अपराध माने जाते थे। राजा विभिन्न कर लगाता था, लेकिन भूमि कर सरकारी राजस्व का मुख्य स्रोत था। भूमि की उपजाऊ शक्ति के आधार पर यह कुल उपज का 1/10 से 1/6 भाग था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन राज्यों में कौटिल्य द्वारा वर्णित सभी तत्व मौजूद थे। अब हम बात करेंगे गण संघ की। बौद्ध साहित्य में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अनेक गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। इनमें वज्जी गणतंत्र सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें 8 राज्य और जनजातियां शामिल थीं। मगध नरेश अजातशत्रु की विस्तारवादी नीति को अपने लिए खतरा मानकर लिच्छवियों ने चेटक के नेतृत्व में एक संघ का गठन किया। इसमें 9 लिच्छवी, 9 मल्ल तथा काशी और कौशल के 18 राजा शामिल थे। वज्जी के अलावा हमें मल्ल, शाक्य, कोलिय, मौर्य, माघ, भग और कलाम साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन से हमें गणराज्यों की शासन व्यवस्था के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। गणतंत्रों का प्रशासन एक केंद्रीय परिषद के हाथों में होता था, जिसमें जनजातीय प्रमुख शामिल होते थे। परिषद की सभा संथागार नामक भवन में होती थी। इसमें सदस्यों के बैठने के लिए आसन होते थे। इसका प्रबंधन करने वाले अधिकारी को प्रज्ञापक कहा जाता था। इसमें सदस्यों के बैठने के लिए सीटें होती थी तथा इसका प्रबंधन करने वाले अधिकारी को आसन प्रज्ञापक कहते थे। बैठक के लिए गणपूर्ति अर्थात निश्चित संख्या में सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी। गणपूर्ति यानी कि कोरम। विधानसभा की कार्यवाही प्रस्ताव पेश कर शुरू की जाती थी। इस कार्यवाही प्रस्ताव जो पेश किया जाता था, इसे प्रतिज्ञा कहा जाता था। सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। बहस के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग होती थी। इसके लिए गुप्त मतदान कराया जाता था तथा बहुमत के आधार पर फैसले लिए जाते थे। मतदान के लिए पत्रों या पट्टियों का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें शलाका कहा जाता था। मतदान अधिकारी को शलाका ग्राहक कहते थे। गणराज्यों में एक कुशल न्याय प्रबंध की व्यवस्था की गई थी। बौद्ध धर्म ग्रंथों में वज्जी संघ की 8 अदालतों का उल्लेख मिलता है। गणराज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में राष्ट्रिक, गमगामनिक तथा पुगागामनिक अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। राष्ट्रिक एक क्षेत्र के गवर्नर जैसा अधिकारी होता था, जबकि गमगामनिक एक ग्राम अधिकारी होता था। पुगागामनिक वाणिज्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। तो ये था गण संघ के बारे में। आगे हम बात करेंगे गृहपति की। गृहपति दरअसल संस्कृत भाषा का जो बिगड़ा रूप था, जिसे प्राकृत कहा जाता था, उसका ये शब्द है। तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों विशेषकर जातकों में गृहपति शब्द का उल्लेख मिलता है। गृहपति का अर्थ है घर का स्वामी।
उसका महिलाओं, बच्चों और दासों सहित घर के सभी सदस्यों पर नियंत्रण था। वह जमीन, मवेशी और अन्य सामान सहित घर के सभी संसाधनों का मालिक भी था। वह घर से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेवार था, जिसमें घर की जरूरतों का प्रबंधन करना, घर के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करना, घर के वित्त का प्रबंधन करना और घर के नौकरों के काम की देख रेख करना शामिल था। गृहपति अपने समुदाय का एक सम्मानित सदस्य माना जाता था। यदि कोई गृहपति व्यापार के माध्यम से धन कमाता था तो उसे सेठी गृहपति कहा जाता था। जातक ग्रंथों में ऐसी कई कहानियां हैं जहां गृहपति अपने धन और प्रभाव से जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करते थे। अब हम बात करेंगे कार्शपन की। कार्शपन प्राचीन भारत में प्रचलित एक सिक्का था। इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों जैसे कि पाणिनि के अष्टाध्यायी, जातक ग्रंथ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति आदि में मिलता है। खुदाई के दौरान मिले सिक्के भी इस बात को प्रमाणित करते हैं। ये सिक्के चांदी और तांबे के बने थे। मनु तथा याज्ञवल्क्य के अनुसार तांबे के सिक्कों का वजन 80 रत्ती होता था। ये धातु के मुद्रांकित और बिना मुद्रांकित टुकड़े थे और इनकी वैधता जारीकर्ता की ईमानदारी पर निर्भर करती थी। विद्वानों का मानना है कि इन्हें सबसे पहले राज्य के बजाय व्यापारियों और बैंकरों द्वारा जारी किया गया था। इसने व्यापार के विकास में बहुत योगदान दिया क्योंकि इसने विनिमय के लिए धातु भार की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। आगे पाटलिपुत्र। प्राचीन भारतीय इतिहास में पाटलिपुत्र का विशेष महत्व रहा है। यह प्राचीन भारत का एक प्रमुख नगर था। यह वर्तमान बिहार में पटना नगर के निकट सोन और गंगा नदियों के तट पर स्थित था। इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और इसका संस्थापक मगध का शासक अजातशत्रु था। यह मगध साम्राज्य की राजधानी रही। मौर्य और गुप्त शासकों ने भी इस नगर को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में पाटलिपुत्र नगर का विस्तार से वर्णन किया है। अशोक ने यहाँ 251 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया था, जिसमें कथावथु नामक ग्रंथ तैयार किया गया। 5वीं शताब्दी में आए चीनी यात्री फाहियान ने पाटलिपुत्र नगर की प्रशंसा की है। गुप्त काल के दौरान यहाँ कई खूबसूरत मठ तथा मंदिर बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त यह प्राचीन काल में कला और शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र बन गया था। जब हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया तो इस नगर का महत्व कम हो गया। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो टर्म है, कॉन्सेप्ट, अशोक का धम्म, इसकी बात करेंगे। अशोक का निजी धर्म तो बौद्ध धर्म था, लेकिन जिस धर्म का उसने प्रचार किया वह निश्चित रूप से सभी धर्मों का सार था। इसमें नैतिकता के सिद्धांत एक इकट्ठे किए गए थे। इसे अशोक का धम्म
या पवित्रता का नियम कहा जाता है। इन सिद्धांतों के माध्यम से अशोक ने अपनी प्रजा के वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास किया। डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार यह सामाजिक गतिविधियों में व्यक्ति की गरिमा और मानवीय भावना के सिद्धांतों पर आधारित था। इसके मुख्य सिद्धांत थे बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के लिए प्यार, सत्य, अहिंसा, दान, सदाचारी जीवन, धार्मिक सहनशीलता, आत्मनिरीक्षण और परलोक सुधार। अशोक अपने धम्म के सिद्धांतों को जन जन तक फैलाना चाहता था, इसलिए उसने इस दिशा में कई कदम उठाए। सबसे पहले उसने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर स्वयं को लोगों के सामने एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया। इससे प्रभावित होकर लोग धम्म के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उसने इन सिद्धांतों को साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्तंभों और शिलालेखों पर खुदवाया ताकि लोग इन्हें पढ़ सकें और अपने जीवन में इन्हें अपना सकें। उसने समय समय पर साम्राज्य के विभिन्न भागों की यात्राएं भी की, जिनमें उसने अपने धम्म के सिद्धांतों का भी प्रचार किया। इनके अतिरिक्त उसने धर्म महामात्र नामक अधिकारियों को भी नियुक्त किया, जो साम्राज्य के विभिन्न भागों में यात्रा करके धम्म के सिद्धांतों का प्रचार करते थे और लोगों को इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। अशोक के धम्म का उसके जीवन, उसके प्रशासनिक नीति और सामाजिक संस्थाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उसने साम्राज्यवाद की नीति को त्याग कर धर्म विजय की नीति अपनाई। इससे वह लोगों का दिल जीतने में सफल रहा। उसने विलासितापूर्ण जीवन का त्याग कर लोक कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता दी। उसने अपने राज्य के अधिकारियों को लोगों के कल्याण और उनकी सुख सुविधाओं को प्राथमिकता देने का भी आदेश दिया। धम्म के सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप लोग सदाचारी और पवित्र जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे अपराधों में भी बहुत कमी आई। क्योंकि ये सिद्धांत किसी भी धर्म से जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए किसी भी धर्म का अनुयायी इनका पालन कर सकता था। परिणाम स्वरूप सभी धर्मों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहने लगे। हमारा अगले टर्म है सिल्क रूट। सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग। यह एक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग था, जिसका उपयोग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक किया जाता रहा। यह एशिया से लेकर भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। यह मार्ग चीन, भारत, ईरान, अरब, यूनान और इटली से होकर गुजरता था। उस समय रेशम के नवीनपन के कारण इसे रेशम मार्ग कहा जाने लगा। इस परिधान का उत्पादन चीन में किया जाता था, जिसका इसके उत्पादन पर एक अधिकार यानी कि मोनोपोली थी। इस मार्ग की स्थापना हान राजवंश के शासनकाल के दौरान की गई थी। 618 ईस्वी से 907 ईस्वी तक तांग राजवंश के शासनकाल के दौरान यह मार्ग बहुत लोकप्रिय हुआ। यह व्यापारिक वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ साथ साहित्य और कला के विकास में भी बहुत सहायक रहा। बौद्ध और ईसाई भिक्षुओं ने इस मार्ग पर यात्रा की। यह मार्ग अन्य देशों में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म,
ईसाई धर्म और इस्लाम के प्रचार में बहुत सहायक रहा। सिल्क रूट कोई एक सड़क नहीं थी, बल्कि जमीन और समुद्री मार्गों का एक नेटवर्क था जो चीन को यूरोप और मध्य यूरोप के साथ जोड़ता था। इस मार्ग पर अनेक व्यापारिक चौकियां और बाजार बनाए गए। यात्री ऊंट या घोड़ा गाड़ी का उपयोग करते थे और एक दिन की यात्रा के बाद सराय में रुकते थे। रेशम के अलावा इस मार्ग से कपड़े, मसाले, अनाज, फल और सब्जियां, जानवरों की खाल, लकड़ी, धातु का सामान, कीमती पत्थरों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार आसान हो गया। इस मार्ग के खुलने से कई वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जिसका पश्चिमी इतिहास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। चीन में विकसित होने वाली वस्तुओं में बारूद और कागज प्रमुख थे। कागज का उत्पादन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस ने समाचार पत्रों और पुस्तकों के बड़े पैमाने पर प्रकाशन को संभव बनाया। अब अगला हमारा पॉइंट है श्रेणी। श्रेणी संस्कृत का एक शब्द है। प्राचीन काल में व्यापारी और कारीगर अपना अपना वर्ग बनाते थे, जैसे कि एसोसिएशंस हो गई, और आजकल जैसे कि फिकी वगैरह या और भी कई तरह की संस्थाएं हैं, तो उन्हीं का ये प्रारंभिक रूप हम इसे कह सकते हैं। समय के साथ साथ कई वर्ग बहुत अमीर हो गए और वे बैंकरों की भूमिका भी निभाने लगे। अनेक जातियां मंदिरों के रख रखाव की जिम्मेदारी लेती थी। ऐसा माना जाता है कि विदिशा के हाथी दांत नकाशीदार वर्ग ने सांची स्तूप के दक्षिणी द्वार के निर्माण के लिए जो खर्च हुआ उसका उन्होंने वहन किया। सरकार के द्वारा श्रेणियों को स्वयं का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया था। उनकी अपनी अपनी परंपराएं और व्यापारिक रहस्य होते थे, जिनका पालन करना सभी का सामान्य कर्तव्य था। ये परंपराएं पिता से पुत्र को विरासत में मिलती थी और पुत्र के बाद भी ये जारी रहती थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को जाति का सदस्य नहीं बनाया जाता था, क्योंकि ये भय रहता था कि शादी के बाद वो ये रहस्य अपने पतियों को ना बता दें। आगे है बलि। ऋग्वैदिक काल में, यहां बात करते हैं बलि की। ऋग्वैदिक काल में राजा के द्वारा अपनी प्रजा से कर वसूल किया जाता था। आरंभिक दौर में यह निश्चित नहीं था। लोगों के द्वारा अपनी इच्छानुसार किया गया योगदान बलिहृत कहलाता था। बाद में यह कर किसानों से अनिवार्य रूप से वसूला जाने लगा, जो कुल उपज का 1/6 से 1/4 भाग होता था। कई बार एक राजा दूसरे राज्य के शासक को पराजित करके उससे नजराने के तौर पर उगाही करता था। इसे भी बलि कहा जाता था। वैदिक काल के बाद यद्यपि करों का दायरा बहुत बढ़ गया, तब भी कई शासकों को यह विशेष कर के रूप में प्राप्त होता रहा। अब बात हम करेंगे भाग की। प्राचीन काल में बड़े राज्यों यानी कि महाजनपदों की स्थापना के बाद शासकों को राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। इसलिए उन्होंने लोगों से निश्चित कर वसूल करना शुरू कर दिया। इनमें से
एक कर भाग था जो किसानों से वसूला जाता था। किसानों को कुल उपज का छठा भाग लगान की शक्ल में देना पड़ता था। यह कर मौर्य शासकों तथा उनके बाद गुप्त शासकों के समय में भी राज्य के द्वारा प्राप्त किया जाता रहा। अब बात करेंगे हम शुल्क की। मौर्य काल में शुल्क भी राज्य की आमदन का एक महत्वपूर्ण कर था। इसकी वसूली सामान की बिक्री पर की जाती थी। इसके प्रधान को शुल्क अध्यक्ष कहा जाता था। वस्तुओं के उत्पादन, नगर में लाने और आयात पर शुल्क का निर्धारण किया जाता था। अर्थशास्त्र में इसकी दर इसके मूल्य का 5% बताई गई है। शुल्क अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी लगाया जाता था। और आज की अपनी इस पेशकारी के अंत में हम बात करेंगे विष्टि की। यह एक प्रकार की बेगार थी जिसे राजा अपनी प्रजा से कर के रूप में लेता था। गुप्त शासकों के समय में यह राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया, क्योंकि इसके अंतर्गत शासक को जिससे वो बेगार लेता था, जिससे विष्टि प्राप्त की जाती थी, उसे शासक को कोई श्रम नहीं देना पड़ता था, कोई मेहनताना नहीं देना पड़ता था। यह भी आवश्यक नहीं था कि मजदूर के बड़े बेटे को विष्टि के अधीन भेजा जाए, मतलब किसी को भी भेजा जा सकता था। तो ये बात हुई हमारी पहला भाग हमारा टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है ये पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक भी करिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करें।